नमस्कार सर। अभी हमारे मेंबर्स लगातार जुड़ रहे हैं। मैं जैसे मनीष भाई ने कहा कि आने वाले समय में निश्चित तौर पे एमएसएमई मिनिस्ट्री के साथ एक कंप्लीट कॉम्बो कर सकते हैं कि पूरे चीजों को हम एक साथ में लेके चलेंगे। एज ए नोडल ऑफिस आप तक हम चिट्ठियां बना करके पूरा प्रपोजल सबमिट करेंगे सर, और इस पे हम आगे बढ़ेंगे। इसका अलग से भी हम चर्चा आपके साथ में मनीष भाई को लेकर के करेंगे। तो मैं आज इस वेबिनार में जिसकी तैयारी हम आज कई दिनों से कर रहे थे, उसमें इस कार्यक्रम की शुरुआत से पहले मैं आज के जो हमारे एमएसएमई मिनिस्ट्री से जुड़े हैं श्री नीलेश त्रिवेदी जी, जो लगातार हमारे वेबिनार्स में इस पूरे कोरोना काल से लेकर के कोरोना की समाप्ति तक लगातार अपना हमारा मेंबर्स के ज्ञानवर्धन करते रहे। सर, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं जीजेपीसी की तरफ से, हमारे कन्वीनर एमएसएमई श्री मनीष जीवानी जी की तरफ से भी। मैं एसबीआई के चीफ मैनेजर श्री तनय राजीव साहने सर का भी यहाँ पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ सर जीजेपीसी की तरफ से। आपने बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे जो हमारे साथ में आज के वेबिनार्स के लिए अपनी सहमति दी, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपका मार्गदर्शन हमारे ट्रेड के लिए काफी लाभप्रद होगा। श्री कमलेश शर्मा जी जो एजीएम है एसबीआई इंदौर के, सर मैं आपका भी जीजेपीसी की तरफ से यहाँ पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। बैंकिंग सेक्टर्स का हमारे इस ट्रेड में काफी अहम रोल होगा सर। आपका मार्गदर्शन आज हमें कुछ निश्चित एक नए मुकाम तक ले जाएगा, इसकी हमें आशा है। और हमारे जो चौथे स्पीकर हैं श्री अंबिका प्रसाद जी जो एजीएम है एसबीआई के, सर आपका भी मैं जीजेपीसी की तरफ से इस आयोजन में आप स्वागत करता हूं। और मुझे पूरी विश्वास है कि एसबीआई का जो कोलैबोरेशन और जो इतने सीनियर ऑफिसर्स यहाँ पे एसबीआई के हमारे साथ में जुड़े हैं, और उनके साथ में श्री मयंक जी जो एजीएम है मुंबई से जुड़ रहे हैं, सर मैं आपका भी जीजेपीसी की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। क्योंकि एसबीआई की इतनी अच्छी खासी टीम इस बार वेबिनार्स में हमारे पास इस पैनल पे जुड़ी है, तो हमें लगता है कि जो हम चैलेंजेस फेस कर रहे हैं फाइनेंस से रिलेटेड, और आने वाले टाइम में गोल्ड मेटल लोन से संबंधित भी कुछ कठिनाइयां हमारी नजर आ रही हैं, तो निश्चित तौर पे आपका सहयोग आपका मार्गदर्शन हमें मिलेगा। तो मैं अधिक समय न लेते हुए श्री नीलेश त्रिवेदी जी से आग्रह करूंगा कि सर आप संक्षिप्त में कार्यक्रम की शुरुआत करें, और उसके बाद क्रम से जो है हम एक एक हमारे जो आज विद्वान स्पीकर्स हैं उनको इनवाइट करेंगे और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। मनीष भाई कुछ आप करना चाहेंगे कि हम कंटिन्यू करें सर? कंटिन्यू पांडे जी। ओके सर। नीलेश सर आपसे आग्रह है सर कि आप जो है शुभारंभ करें सर। और मैं एक बार जो काउंसिल के मेंबर्स यहाँ जुड़े हैं उनका भी जीजेपीसी की तरफ से और हमारे कन्वीनर मनीष भाई की तरफ से और जो पैनलिस्ट जुड़े हैं सभी की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। तो नीलेश सर आप कृपया आप आगे कार्यक्रम को संचालित करें। नीलेश सर, थैंक यू। ओके, मेरा आवाज आ रहा है? हाँ सर, बिल्कुल आवाज आ रही है, एकदम क्लियर। ओके। तो सबसे पहले जीजीपीसी मुंबई और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आप दोनों के सहयोग से आज आप एमएसएमई एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये जो वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसमें एमएसएमई का बेनिफिट प्लस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की क्या स्कीम्स हैं जिसके माध्यम से हमारे एमएसएमई एंटरप्रेन्योर बेनिफिटेड होंगे, उसके प्रोग्राम को आयोजित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब जहाँ तक एमएसएमई की बात है तो एमएसएमई में मैं आशा करता हूँ आपके जितने भी मेंबर्स हैं, आई होप वो सभी अब उद्यम से रजिस्टर्ड हो गए होंगे। पांडे जी। अच्छा जी सर, हमारे जो अधिकतर मेंबर्स हैं उनको हम उद्यम में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लगातार प्रयास करते रहे हैं, और अभी रिसेंटली हमारी जो आईजीएस शो है और एक जयपुर में शो हो रहा है, दोनों को इनलिस्ट किया गया है आपके पोर्टल पे। तो उस दौरान भी हमने लोगों के जो पेंडिंग थे उद्यम रजिस्ट्रेशन और डाटा बैंक रजिस्ट्रेशन हमने करवाए हैं, और भी काफी लोगों के इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अभी चल रहे हैं सर। बहुत बढ़िया। तो मैं सभी एंटरप्रेन्योर और प्रेजेंट जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उद्यम रजिस्ट्रेशन करें, एमएसएमई डाटा बैंक में एंट्री करें, फिर आप हमारी स्कीम्स हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स हो, इसको लेने के लिए आप एलिजिबल होंगे। अब हमारी स्कीम में जो नए नए चेंजेस आ रहे हैं, एक है डोमेस्टिक एग्जीबिशन स्कीम जो आपको ऑलरेडी मालूम है, एक है इंटरनेशनल एग्जीबिशन स्कीम। इसमें आप डेलीगेशन लेकर जीजीपीसी एक खुद बड़ा डेलीगेशन लेके किसी भी
इंटरनेशनल कंट्री में जो हमारे फेयर्स की लिस्ट है उसमें अकॉर्डिंगली अप्लाई कर सकते हैं। उसमें पर एमएसएमई 5 लाख रुपीस का रीइंबर्समेंट है, मतलब पैसा पहले आपको लगाना पड़ेगा, बाद में यू विल गेट द रीइंबर्समेंट। ये हमारी आईसी स्कीम है। और अभी इसमें कुछ नए चेंजेस भी हो रहे हैं जिसमें हम मतलब अभी नए ऑर्डर्स निकलना बाकी हैं उसके, लेकिन जो प्रपोजल है ये जो फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर है उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए ये है कि उसको इंश्योरेंस प्रीमियम में भी रिबेट मिलेगा, उसको टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन चार्जेस में रिबेट मिलेगा, और ये जो आपकी काउंसिल की जो फीस रहती है एनुअल की उसमें भी रिबेट मिलेगा। तो ये सब अभी होने वाला है। ये स्कीम अभी मतलब ऑर्डर्स निकलना बाकी हैं, बाकी ये प्रपोजल में है। तो ये तो हो गया इंटरनेशनल की बात। डोमेस्टिक में अभी जो चेंजेस आए मैं उसके ऊपर ज्यादा फोकस करता हूँ। हमारी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ऑलरेडी बहुत हिट होकर 3.20 लाख करोड़ रुपीस करीब डिसबर्स हो चुका है, जो कोविड पीरियड में इशू हुआ था, और 4.5 लाख करोड़ का टोटल जो है बजट उसके लिए रखा गया है। तो रिमेनिंग बजट में हॉस्पिटलिटी, ट्रैवल, टूरिज्म को भी खास एम्फेसिस दिया गया है। इसके अलावा आप जो है एक एमएसएमई इनोवेशन स्कीम अभी लॉन्च हुई है। उस एमएसएमई इनोवेशन स्कीम के तहत कोई भी एमएसएमई एंटरप्रेन्योर, एक तो मैं आप सब एंटरप्रेन्योर जो खासकर आप जेम्स और ज्वेलरी सेक्टर के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो जरूर अपना ट्रेडमार्क लें, और साथ में अपना जो डिजाइन बनाते हैं उस डिजाइन का रजिस्ट्रेशन कराएं, क्योंकि डिजाइन का रजिस्ट्रेशन में पहले पैसा नहीं था, अब उसका रीइंबर्समेंट हम 15,000 के रूप में कर रहे हैं। ट्रेडमार्क आप लेते हैं तो उसका जो भी खर्चा होता है उसका 10,000 रुपीज तक का रीइंबर्समेंट हम कर रहे हैं। तो ये दोनों काम आपके बेनिफिशियल है, ट्रेडमार्क भी ले लीजिए, डिजाइन भी ले लीजिए। इसके अलावा यदि कोई ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रेशन कोई प्रोडक्ट रहता है, जीआई जिसको बोलते हैं, जैसे अपने नागपुरी ऑरेंज है, कोल्हापुरी चप्पल है, महेश्वरी साड़ी है ना, और आगरे का पेठा है, कलकत्ता का रसगुल्ला है, इंदौर का, रतलाम का नमकीन सेव है। तो इस प्रकार के जीआई प्रोडक्ट्स आप यदि आइडेंटिफाई करते हैं जो आपके जेम्स और ज्वेलरी सेक्टर से हैं, तो उसमें 2 लाख रुपीज का रीइंबर्समेंट देते हैं। और मैं आपको ये भी एडवाइस करता हूँ जीजीईपीसी को कि वो इस स्कीम के तहत ही एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फैसिलिटेशन सेल बनाए और वो उसका अप्रूवल लें। आप अप्रूव हो जाएंगे एज ए आईपीएफसी, तब आपको क्या मिलेगा कि जितने भी ट्रेडमार्क हैं, पेटेंट है, जीआई रजिस्ट्रेशन है, आपका इंटरनेशनल पेटेंट है, इन सबका जो रीइंबर्समेंट है वो आपके एजेंसी के माध्यम से, आपके ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से ही हमारे पास आएगा। उसमें एमएसएमई डीआई का जो डायरेक्टर रहेंगे वो चेयरमैन रहेंगे उस कमेटी के। तो ये एक आईपीएफसी सेंटर ओपन करके आप हमारे जो उसका मेन फंक्शन क्या है कि आप हमारे एमएसएमई एंटरप्रेन्योर की आईपी नीड्स, किसी को ट्रेडमार्क कराना है, किसी को पेटेंट कराना है, किसी को कॉपीराइट कराना है, किसी को जीआई कराना है, वो सब में आप हेल्प करेंगे और उनका आईपी नीड्स को पूरा करेंगे। दिस इज द मेन फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हमारी एमएसएमई इनोवेटिव स्कीम है। फिर एक डिजाइन क्लिनिक, इसका डिजाइन स्कीम है। डिजाइन स्कीम में आप जो है अपने डिजाइन नीड्स के लिए कंसल्टेंट्स को हायर कर सकते हैं, उसकी फीस जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रीइंबर्स करता है, और इसमें लगभग 40 लाख तक का फंडिंग है। 15 लाख से 40 लाख तक का फंडिंग है, वो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के लिए रहेगा। तो आप इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। इसके अलावा आपका जो एंटरप्रेन्योर है कोई आइडिया लाता है और आइडिया से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए भी 15 लाख का फंडिंग है थ्रू अवर इंक्यूबेशन स्कीम। तो एमएसएमई इनोवेटिव स्कीम में 3 कंपोनेंट है, आईपीआर, इनोवेशन एंड डिजाइन, इन तीनों को मिला के एमएसएमई इनोवेटिव स्कीम बना है। और अभी जो बात हो रही थी जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, मीन्स आप क्वालिटी प्रोडक्शन कर रहे हैं लेकिन एनवायरनमेंट पे कोई इफेक्ट ना हो, तो आप आपके सभी मेंबर्स का जेड सर्टिफिकेशन भी करवाएं ताकि क्वालिटी प्रोडक्शन होगा, इसमें वेस्ट मिनिमाइजेशन होगा, एनवायरमेंटल को कोई ट्रबल नहीं होगा। तो आप टेक्नोलॉजी हायर कर सकते हैं, आप जो है अपने सर्टिफिकेशन और स्टैंडर्ड्स दे सकते हैं, जैसे हॉलमार्क है जो आपके लिए यूज होता है। इस प्रकार के इसमें भी जो चार्जेस होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल रीइंबर्स। तो ऐसा टोटल 5 लाख रुपीज का फंडिंग है, उसमें ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड इस प्रकार के जो हैं उसकी रेटिंग्स हैं। तो इस जेड सर्टिफिकेशन का स्कीम का फायदा लेके इसके लिए हम सेपरेट एक सेमिनार करना पड़ेगा जेड सर्टिफिकेशन के लिए, तब जाके लोगों को जेड सर्टिफिकेशन समझ में आएगा। तो ये जेड सर्टिफिकेशन स्कीम भी अभी लॉन्च हुई है, तो इसका भी बेनिफिट आप जरूर लीजिए। पार्टिसिपेशन इन डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एग्जीबिशन तो हो ही गया है।
इसके अलावा आप यदि पेमेंट की प्रॉब्लम है तो आप अपने आप को ट्रेड्स पोर्टल पे भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसमें बड़े बायर को आपने सप्लाई किया है तो आपको टाइमली विद इन 72 आवर्स पेमेंट मिल जाएगा। तो ट्रेड्स पर आप अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए। देखो, गवर्नमेंट टोटल 6.34 करोड़ एमएसएमई है, लेकिन अभी भी बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि रजिस्ट्रेशन जो हमारा उद्यम रजिस्ट्रेशन है वो अभी 1 करोड़ को भी क्रॉस नहीं किया है ना। जबकि यदि ट्रेडर्स को मिला दिया जाए तो ट्रेडर्स ही लगभग 2.5 करोड़ ट्रेडर्स हैं, और इंडस्ट्रीज को मिला दिया है, मैन्युफैक्चरिंग को और सर्विस को, तो 6.34 करोड़ है। तो इतना बड़ा इंडस्ट्रीज है लेकिन रजिस्ट्रेशन कम है। उसके कारण जो है आज गवर्नमेंट स्कीम्स तक वो बैंक तक पहुंच नहीं पाते हैं। केवल 15 से 16% एमएसएमई बैंक तक पहुंच पाते हैं। तो इसके लिए इस प्रकार के अवेयरनेस प्रोग्राम, और सबसे ज्यादा बैंक को, शर्मा जी शायद प्रेजेंट होंगे, मेरा उनसे डिस्कशन भी हुआ था कि एक सिंगल विंडो बनाने की जरूरत बैंक को भी है, जैसे जीजीपीसी को है, एमएसएमई को है, वैसे ही सिंगल विंडो एजेंसी हर बैंक में हो, ताकि मेरा जो एंटरप्रेन्योर जाए तो उसको सब प्रकार से सहायता मिले, असिस्टेंस मिले, उसको डॉक्यूमेंटेशन के लिए बार बार आना जाना नहीं पड़े, वो अपनी जगह पे ही रह के अपना सब कार्य पूरा करे और अपनी लोन नीड्स को पूरा करे। क्योंकि जानकारी का अभाव रहता है तब जो है वो व्यक्ति फायदा नहीं उठा पाता है, और फिर कई बार बैंकर्स को भी टाइम नहीं रहता है कई चीजों का। तो मेरा मानना है कि जब एंटरप्रेन्योर जाए तो वो अप टू डेट होकर जाए, पूरी तरह से उसको सब चीज इन्फॉर्म्ड हो। ही शुड बी एक्ट एज ए इन्फॉर्म्ड एंटरप्रेन्योर। तो ये स्कीम्स के अलावा एक हमारी सबसे अच्छी स्कीम है क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम। उसमें जीजीएपीसी चाहे तो एक टेक्निकल एजेंसी भी बन सकता है। इस क्लस्टर स्कीम में एक मिनिमम, वैसे तो क्लस्टर का डिमांड 20 का है, पर मैं चाहता हूँ 50 लोग मिलकर एक क्लस्टर बनाएं। उस क्लस्टर में आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 70% ग्रांट देता है। क्लस्टर में क्या क्या होता है? क्लस्टर में होता है इंटरमीडिएट प्रोसेसिंग, मशीन्स टेक्नोलॉजी, डिजाइन सेंटर, पैकेजिंग सेंटर, R&D सेंटर, क्वालिटी कंट्रोल सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर, एग्जीबिशन सेंटर्स, एक प्रकार का पूरा की पूरा इंडस्ट्रियल एरिया जैसा ही होता है। और इसमें स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाना पड़ता है, जो कि जितने भी यूनिट हैं एमएसएमई के, वो आपस में मिलकर एक एसोसिएशन बनाए, एसपीवी, और रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 कंपनी, और फिर वो क्लस्टर के लिए प्रपोजल मूव करे। स्टेट गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अप्रूव करता है। इसका जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है 20 करोड़ है। 70% ग्रांट विल बी गिवन बाय माय डिपार्टमेंट, और रिमेनिंग 30% में 10% स्टेट गवर्नमेंट शेयर करता है, 20% आप लोगों को शेयर करना पड़ेगा। लेकिन यदि यह क्लस्टर जो है वुमन या 50% माइक्रो या विलेज एरिया में है या नॉर्थ ईस्ट रीजन में है, तो इसमें ग्रांट जो है 70% से बढ़ के 90% हो जाती है। तो ये स्कीम का आप जरूर फायदा उठाएं। फिर आप मार्केटिंग हब्स और एग्जीबिशन सेंटर भी बना सकते हैं। कोई रजिस्टर्ड एसोसिएशन ही कर सकता है। इसमें 60% का रीइंबर्समेंट है, 10 करोड़ मैक्सिमम लिमिट है, और वुमन एंटरप्रेन्योर का एसोसिएशन को 80% रीइंबर्समेंट है। फिर आप जो है चाहे तो एक स्फूर्ति स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, उसके तहत भी आप जो है स्फूर्ति क्लस्टर बना सकते हैं। इसमें मिनिमम 150 एंटरप्रेन्योर्स का, आर्टिसंस का ग्रुप होना चाहिए। तो आपको 2.5 करोड़ का सब्सिडी या ग्रांट है, और साथ में यदि आप मोर देन 150 हैं तो आपको जो है लगभग 5 करोड़ स्फूर्ति स्कीम है। फिर जीजीपीसी चाहे तो एक एस्पायर स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन रूरल इंडस्ट्रीज, एस्पायर स्कीम के तहत अपने आप को एक लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेटर में रजिस्टर्ड करे। फिर वो उनके जो मेंबर्स हैं उनको लाइवलीहुड बिजनेस, मतलब आप जो है उनको बिजनेस रन करने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट्स है, ट्रेनिंग सपोर्ट है, चाहे मार्केटिंग का हो, डिजिटल मार्केटिंग का हो, डिजाइन का हो, उनका कैपेसिटी बिल्डिंग हो, स्किल हो, मोटिवेशन हो, फाइनेंस मैनेजमेंट हो, इनके ऊपर ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करे। तो आपको मिनिमम 850 आर्टिसंस या एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेन करना होगा इस एस्पायर स्कीम में। इसमें बीइंग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आपको जो मशीन और इक्विपमेंट परचेस करने के लिए 1 करोड़ रुपए का ग्रांट है। इट मीन्स नो मनी हैज बीन incurred from your pocket. All will be reimbursed by Government of India because you are government organization. But private organization, private association यदि ये करते हैं तो उन्हें 50% ग्रांट मिलता है, 50% जो है उन्हें अपने पॉकेट से लगाना पड़ता है। तो एस्पायर हो गया, स्फूर्ति हो गया, क्लस्टर डेवलपमेंट बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी की स्कीम्स हैं।
जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन। फिर अब इन सब के बाद भी हमारा एंटरप्रेन्योर को सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि साहब लोन ले तो कौन सी स्कीम का लें। ये मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स में हमारा पीएमजीपी लोन है सबसे पहले, जिसमें सब्सिडी मिलती है। तो स्कीम में क्या है, इसमें 10 लाख का लोन सर्विस प्रोवाइडर को है और 25 लाख का लोन मैन्युफैक्चरर को है। 10 लाख का लोन हो या 25 लाख का लोन हो, इसमें जो सब्सिडी है अर्बन मेल को, शहरी क्षेत्र का जो मेल है उसको 15% है और विलेज एरिया के मेल को 25% सब्सिडी है। लेकिन यदि फीमेल है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, माइनॉरिटी है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, वो यदि अर्बन एरिया में, शहरी क्षेत्र में पीएमजीपी का लोन लेते हैं तो उन्हें 25% की सब्सिडी है और विलेज एरिया में 35% की सब्सिडी है। तो ये बहुत अच्छी स्कीम है। 7 इयर्स में रीपेमेंट होता है। पीएमजीपी पोर्टल से ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। डीटीआईसी और केवीआईसी इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, जिनके माध्यम से बैंक्स को प्रपोजल जाता है, बैंक से स्क्रूटनी होने के बाद ये मिलता है। इसका भी परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। करीब 12,000 करोड़ से ज्यादा का सब्सिडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी तक डिसबर्स कर चुका है। फिर सेकेंड स्कीम जो हमारी है वो है मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की तो पीएमजीपी है। मुद्रा योजना है, उसमें 50,000, 5 लाख और 10 लाख, और ये तीनों लोगों को मिलता है, चाहे ट्रेडर हो, सर्विस प्रोवाइडर हो या मैन्युफैक्चरर हो। और ये बहुत सिंपल स्कीम है, इसमें आपको ऑनलाइन बैंक में जाके ही अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। तो ये मुद्रा योजना में जो है आप इतना अमाउंट ले सकते हैं। फिर वुमन और एससी एसटी के लिए स्टैंड अप इंडिया है, जिसमें 10 लाख से 1 करोड़ का फंडिंग है। और पहले इसमें जो मार्जिन रिक्वायरमेंट 25% था, वो मार्जिन रिक्वायरमेंट घटा के 15% कर दिया है। तो अब 85% तक का लोन आपको हो जाएगा। इसके अलावा आप जो है स्टार्टअप इंडिया में भी अपने आप को एज ए होस्ट स्टार्टअप्स के रूप में रजिस्टर्ड करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बेनिफिट्स आप ले सकते हैं। लेकिन समस्या आती है कि जब आप बैंक में जाते हैं तो बैंकर कहता है साहब कोलेटरल लाएं, है ना, कुछ गारंटी रखिए, कुछ सिक्योरिटी रखिए। तब आप उनको बताएं कि सर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की एक स्कीम है जिसका नाम है CGTMSE, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज, जिसके तहत 2 करोड़ रुपए तक का लोन जो है उसमें आपके लोन का 75% तक के लोन का गारंटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेता है। इट मीन 2 करोड़ का लोन है तो 1.5 करोड़ तक का लोन का गारंटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेता है। और वुमन एंटरप्रेन्योर्स के केस में 80 से 85% का लोन का गारंटी, डिपेंडिंग अमाउंट लोन क्वांटम कितना है, 5 लाख है कि 50 लाख है। तो ये बेनिफिट लीजिए। ट्रेडर्स के लिए भी स्कीम है, लेकिन ट्रेडर्स को 75% का कवरेज ना देते हुए लगभग 50% जो है लोन पोर्शन का कवर रहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की CGTMSE स्कीम से। तो इसका बेनिफिट आप जरूर CGTMSE स्कीम का बेनिफिट लेकर आप कोलेटरल फ्री। आपकी आवाज नहीं आ रही है नीलेश जी, लगता है कुछ नीलेश सर आपके यहाँ कुछ लगता है नेटवर्क इशू है, आपका आवाज नहीं आ रही है। तो कमलेश सर से मैं आग्रह करूंगा कि सर अगर थोड़ा 30 सेकंड हम वेट करते हैं, कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं तो आप प्लीज अपने आप को तैयार रखें सर, कमलेश सर। ऑडियंस से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा अपना पेशेंस बनाए रखें कुछ, क्योंकि नीलेश सर काफी दूर से जुड़े हैं तो इसलिए उनको थोड़ा चैलेंजेस आ रहा है। तो तनय सर अगर पॉसिबल है आपको, तो आप चूंकि कमलेश सर अभी नहीं कनेक्ट हो पा रहे हैं, तो कमलेश सर आप कनेक्ट हो पा रहे हैं क्या? मैं ज्वाइन तो किया हूँ, मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? सर अभी आवाज आ रही है, थोड़ी सी आवाज आपकी बड़ी हो जाए बस। हाँ एक्चुअली यहाँ मुझे आवाज में प्रॉब्लम आ रही थी, तब बता। मैं एक्चुअली सुन भी नहीं पाया, मतलब रिलेशन ने कहा था। कमलेश सर आप प्लीज कंटिन्यू करें सर, आपकी आवाज थोड़ा और तेज हो जाए। नीलेश सर आप डिस्कनेक्ट हो गए थे तो हमने कमलेश सर से रिक्वेस्ट किया है कि
एटलीस्ट। हाँ, तो अभी मेरा लेक्चर बस खत्म होने वाला है। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ सर। हाँ हाँ हाँ, कमलेश जी नमस्कार, नीलेश त्रिवेदी बोल रहा हूँ फ्रॉम मेघालय। कुछ हाँ हाँ कर पाए सर क्या सर? हाँ हाँ, कोई इश्यू नहीं, कोई इश्यू नहीं। अभी मेरा लेक्चर करीब खत्म हो गया, मैं 2 मिनट में सम अप कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये हाँ, कुछ कनेक्टिविटी डिसकनेक्टिविटी कुछ हो गया था। तो ये जो प्लान के साथ आगे जाना है, जिसमें गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, ट्रेनिंग, नजर बिल्कुल नहीं करना है। और जितना आप ट्रेनिंग लेंगे, नीलेश सर, आपकी आवाज डिस्टर्बेंस आ रही है। नीलेश सर, आपकी मैंने आवाज बता, क्लियर नहीं आ रही है। हाँ सर की आवाज अभी नहीं आ रही है। हाँ सर, अब भी थोड़ी सी आवाज आई, लेकिन आपकी कहीं के तो नेटवर्क का इशू दिख रहा है आपके यहाँ। ठीक है, हो सकता है मे भी। तो फिर इसी के साथ मैं अपना प्रोग्राम समाप्त करता हूँ, और कोई क्वेश्चन आंसर होगा तो मैं उस वक्त ज्वाइन होने की कोशिश करता हूँ। ओके, बाय, गुड लक टू ऑल। ओके, ठीक है सर, ठीक है। कमलेश सर, कृपया आप जो है अब आगे का कार्यक्रम के लिए सर अपना स्टार्ट करें। हाँ सर, नमस्कार सर। अभी उपस्थित सज्जनों से मेरा नमस्कार है। मैं सुरेश शर्मा एसबीआई से, और इंदौर में एजीएम एसएमई पदस्थ हूँ। और जैसे कि नीलेश सर ने कहा, ये कार्यक्रम जो है एमएसएमई सेक्टर के लिए, इस प्रकार की सरकार द्वारा इस सेक्टर को और इस पर्टिकुलर सेगमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई चीजें प्रोत्साहित करने वाली कई स्कीम और कई प्रोडक्ट्स को लेके आई। और वित्तीय प्रबंधन की ओर से स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक भी इसमें शुरू से अग्रसर रहा। मैं एक शुरू में प्रोडक्ट्स के बारे में चर्चा करते हुए भी मैं अपने बैंक के बारे में तो बताना चाहता हूँ। जैसे कि चर्चाओं में ये आता है कि कई एमएसएमई से संबंधित और एस्पिरेंट्स जो हैं, जो चाहते हैं कि बिजनेस को स्टार्टअप करें, सर्विसेज है या मैन्युफैक्चरिंग है या अन्य भी ट्रेडिंग सर्विस, ट्रेडिंग के लिए भी यूनिट्स एस्टैब्लिश करना चाहते हैं मान, तो उन सभी के लिए मैं यही आपसे कहूँगा कि बैंक, स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक में जिस प्रकार का आप लोग का निवेदन रहता है कि एकल खिड़की होनी चाहिए, जहाँ पूर्ण रूप से आपको आवेदन को प्राप्त करने के बाद प्रॉपर तरीके से गाइडेंस दे हुए आपको वित्तीय प्रबंधन की व्यवस्था के लिए भी जिस प्रकार से सहायता होनी चाहिए, वो सहायता के रूप में भारतीय स्टेट बैंक का पूरे संपूर्ण भारत एसएमई सीसी और मतलब बीपीआर जैसे शहरी क्षेत्र में है, वहाँ पे लघु उद्योग क्रेडिट सेल होता है। तो वहाँ हमारे ऑफिसर्स पदस्थ होते हैं और वो इस चीज के लिए सपोर्ट करते हैं और सैंक्शन भी करते हैं लोन का। इसी प्रकार शहर को छोड़ दें तो अर्ध शहरी क्षेत्रों में भी हमारे यहाँ ऐसे क्रेडिट सेल्स हैं जो इस काम को अंजाम तक पहुंचाते हैं, और सभी आवेदकों का जो भी लोन है या उसमें जो है उसमें फाइनेंस से संबंधित और आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड फीचर और गवर्नमेंट की स्कीम्स है उस संबंधित आपके जो भी जिज्ञासा रहती है उसको प्रयास करते हैं कि पूर्ण रूप से आपको मदद मिल सके और सहायता मिल सके। जैसे कि सर कहा है कि एमएसएमई में भी कई ऐसे यूनिट प्रोडक्ट्स हैं, स्टेट बैंक में भी, भारतीय स्टेट बैंक में ऐसे कई प्रोडक्ट्स हैं। स्पेशली जब अगर हम यहाँ जेम्स एंड ज्वेलरी की बात करते हैं, तो ये यूनिट्स या जो भी यूनिट्स होते हैं, प्रोप्राइटरी हो या कंपनी हो, और इसमें आपके जेम्स हैं, ज्वेलरी है, जो आप रॉ मटेरियल के तौर पे इंपोर्ट भी करते हैं, फिर उसको पूर्ण रूप से प्रोडक्ट में, फिनिश गुड में करके फिर वापस एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो उस संबंधित जो एक्सपोर्ट से रिलेटेड इश्यूज हैं, उससे जो प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, अगर एमएसएमई के अंतर्गत देखते हैं तो एक्सपोर्ट पैकेज, ये आरोग्य में ये इसको हटा सकते हैं मैम, वी कैन गो स्ट्रेट अवे। हाँ, एक ये एसेट लोन होता है, ये आपके पास कोई प्रॉपर्टी हो, प्राइवेट में कहीं लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, तो ये इस प्रकार का एक साधारण लोन है जो 10 लाख शुरू होकर 20 तक जाता है। तो इसमें आप जो आपका प्रॉपर्टी
जो भी हो, घर हो, जमीन हो, वो एक्सक्लूसिवली बैंक चार्ज होता है। उसमें आपका 60% वैल्यू जो आपका रिलेटिव वैल्यू उसके ऊपर लोन आपका निर्धारित। और इसी पर आपके और से लेते हैं, मैं आगे बढ़ा दें। ये एमएसएमई के अंदर अभी हेल्थ को बढ़ावा देने के लिए आरोग्यम के नाम से हमारे यहाँ एमएसएमई यूनिट को सपोर्ट करने के लिए हेल्थ केयर में लॉजिस्टिक सपोर्ट्स है, हॉस्पिटल्स हैं, उनके लिए किसी प्रकार का मशीनरी खरीदना है, डायग्नोस्टिक सेंटर हैं, पैथोलॉजी लैब हैं, और ऐसे कई जैसे छोटे क्लिनिक्स हैं, इनको सपोर्ट करने के लिए फैसिलिटी दी जाती लोन के रूप में। और इसमें आपको टर्म लोन भी दिया जाता है और वर्किंग कैपिटल के रूप में भी आपको दिया जाता है। इसमें मिनिमम 10 लाख है और मैक्सिमम आपके नीड बेस्ड है। मतलब कोई हॉस्पिटल को आप कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं, उस संबंधित उसमें कई मशीनरी खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए भी बैंक फंड करता है। मतलब बैंक इधर भारतीय स्टेट बैंक है। ऐसी नॉन मेट्रो यानी कि बड़े शहरों को छोड़ के अन्य शहरों में जिस प्रकार का एक इंदौर भी है, इंदौर से रिलेटेड दूसरे, तो वहाँ भी आपको ये लोन मिलता है। तो अगर हम आगे बढ़ा सकें इसको, मैम एक्चुअली ईटी पे आ सकें, चौथी स्लाइड पे जाएंगे। तो कौन सी स्लाइड है? आगे बढ़ो। हेलो कमलेश सर, कैन यू हियर मी? हेलो कमलेश सर, आपको हमारी आवाज आ रही है? ये यहाँ पे सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, ऑडियंस को सुनाई नहीं पड़ रही है, तो यही था ना स्लाइड। कमलेश सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। का प्रॉब्लम आ रहा है सर, अभी आ रही है आवाज? हाँ जी, अभी आवाज आ रही है। के ऊपर ज्यादा जोर न देते हुए मैं एक ये कह सकते हैं सर, एक्सक्लूसिवली प्रोडक्ट जो है ईपीसी है, पोस्ट शिपमेंट प्रोडक्ट भी हमारे पास अवेलेबल है सर्विस सेक्टर के लिए भी। मैं एमएसएमई से संबंधित कई प्रोडक्ट्स जो यूनिट्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए अनंत प्रकार के हमारे बैंक के पास उपलब्ध हैं। और हर क्षेत्र में और हर शहर में आपके पास शाखाओं के अलावा भी एमएससी से एसएमई से संबंधित क्रेडिट सेल अवेलेबल मतलब मौजूद, जो इन एमएसएमई लोन्स के लिए जो एस्पिरेंट्स हैं उनको मदद करने के लिए हमारे सेल्स हैं। डिजिटल खिड़की प्रणाली के अंतर्गत ये सेल्स हैं जो आपको सपोर्ट करें। और बहुत डिटेल में अगर हम इसमें जाएंगे तो बहुत सारे यहाँ अगर हम कहेंगे तो एक्सपोर्ट पैकेजिंग क्रेडिट है जो जिससे संबंधित है, उस संबंधित आपका हेडिंग कैसे करना है, आपका जो टॉपिक है तो तनय जी हमारे तो इस पर प्रकाश डाल पाएंगे। बाकी प्रोडक्ट्स के संबंधित में सर फिर से आपका आवाज डिस्टर्बेंस है। कमलेश सर आपकी आवाज नहीं ठीक से आ रही है। हेलो हेलो कमलेश सर आपकी आवाज नहीं आ रही, तो मैं तन्मय सर से राजीव जी से अनुरोध करूंगा कि सर जो है आप आगे का उसके लिए टेक ओवर करें, क्योंकि मुझे लगता है कि कमलेश सर के लिए भी नेटवर्क का कुछ इशू आ रहा है। तो तनय राजीव जी सर आपसे अनुरोध है कि सर आप कृपया जो है नमस्ते सर। जी सर नमस्कार। नमस्कार, आवाज सुनाई दे रही है? हाँ सर आपकी आवाज एकदम क्लियर है। शेयरिंग का ऑप्शन है, शेयर स्क्रीन।
स्क्रीन दिखाई दे रहा है सर? जी सर। चलिए, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई एम तनेश आने, रिलेशनशिप मैनेजर ट्रेजरी, आरटीएमयू मुंबई, रीजनल ट्रेजरी मार्केटिंग यूनिट मुंबई। एसबीआई के जो प्रोडक्ट्स है बाय एंड लार्ज, ये इन ब्रीफ ये स्लाइड में डाले गए हैं। बेसिकली अगर आप एक्सपोर्ट क्रेडिट या ट्रेड क्रेडिट देखेंगे तो पीसीएफसी, ईपीसी, ईबीआर, बिल डिस्काउंटिंग, बायर्स क्रेडिट। फॉरेन एक्सचेंज के आपके टूल्स जो है उस पर स्पॉट मार्केट, फॉरवर्ड, क्रॉसेस, ऑप्शंस, स्वैप्स। रूपी मार्केट के भी कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो ट्रेजरी प्रोडक्ट्स होते हैं, सीपी, एनसीडी, सीडी, जीसेक, टी बिल्स और ओआईएस। और अदर प्रोडक्ट्स जो है जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग होता है, एफसीएनबी डिमांड लोन, एफसीएनबी टर्म लोन होते हैं। एसबीआई, वाई एसबीआई, अगर कोई पूछता है कि एसबीआई के साथ आप क्यों जुड़ना चाहते हैं तो उसके कुछ रीजंस हैं। बेसिकली वी आर बिल्ट ऑन अ फाउंडेशन ओवर मोर देन 200 years। फॉर्चून ग्लोबल 500 लिस्ट जो है उसमें एक ही इंडियन बैंक है, वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हमारा नेटवर्क कवरेज जो है एक्सटेंसिव है, बहुत कंट्रीज में फैले हुए, हमारे 230 के ऊपर फॉरेन ऑफिसेज भी है। हमारा ट्रेजरी जो है कंट्री का सबसे बड़ा है और हमारे पास पूरे रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है। और हर एक मेजर सेंटर में हमारे पास एक रीजनल ट्रेजरी मार्केटिंग यूनिट होता है जो फॉरेक्स एडवाइजरी, हेजिंग सॉल्यूशंस के लिए हमें सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। देखिए, फॉरेक्स के बारे में अगर बात करेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज डिपेंडेंट ऑन ऑल इंटरनेशनल फैक्टर्स एज वेल एज डोमेस्टिक फैक्टर्स। अब डोमेस्टिक में कैसा है, अगर आपकी सरकार में कोई उथल पुथल होती है लोकल लेवल पे, आरबीआई का जैसे मंथली मॉनेटरी पॉलिसी होता है, या तो फिर जैसे आज रेट बढ़ा दिया है उससे रुपये पे अफेक्ट हो जाता है। इनफ्लोज आते हैं अपने एफपीआई, एफडीआई के, अभी एलआईसी का आईपीओ उसका फ्लो आएगा, उससे भी अफेक्ट होगा। और अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे देखेंगे तो कोविड से तो बहुत डैमेज हुआ ये 2 साल में, वो भी देख रहे हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशंस फॉर एग्जांपल अभी रशिया यूक्रेन वॉर, उससे आपका क्रूड, गोल्ड, ये सब कमोडिटी प्राइसेस भी चेंज हो जाते हैं। यूएस का फेडरल रिजर्व का टेपरिंग, सेंट्रल बैंक एक्शन जैसे आरबीआई ने आज किया है, यूएस जैसे अभी अपना ये कर रहा है बैलेंस शीट को चेंज, उस हिसाब से। अभी आप कोई भी एक्सपोर्टर या इंपोर्टर रहे तो ही हैज टू फेस फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क हैपेंस जब आपका कोई भी ट्रांजैक्शन दूसरे करेंसी में होता है अदर देन बेस करेंसी। फॉर एग्जांपल अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट डॉलर में कर रहे हैं तो आपको डॉलर का रिस्क आएगा, यूरो में करेंगे तो यूरो का रिस्क आएगा, और फॉरेन एक्सचेंज आपको रहेगा ही रहेगा। और फॉरेन एक्सचेंज आपको तभी भी रहेगा अगर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी अगर डॉलर में रहा, कोई भी एक भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर डॉलर में रहा तो आपको फॉरेन एक्सचेंज रिस्क ऑलवेज रहने वाला है। जैसे फॉरेन एक्सचेंज रिस्क में प्रॉब्लम क्या होता है कि आपका मार्केट अगर आपके एडवर्स मूव हो जाता है तो आपका प्रॉफिट अफेक्ट होगा, आपका लॉस बढ़ सकता है, तो आपका बैलेंस शीट इन द एंड अफेक्ट हो जाएगा। आप देखेंगे यूएसडी आईएनआर का स्क्रीन है और पीरियड ऑफ 2 years, लास्ट 2 years। अब देखिए यूएसडी आईएनआर मतलब डॉलर रूपी का जो है कितना ज्यादा फ्लक्चुएट हुआ है, कहाँ से कहाँ तक चला गया है, और ऊपर नीचे कंटिन्यूस जा रहा है। तो कैसा है, ये मार्केट को आपको हेज करना, आपको प्रोटेक्ट करना खुद को एक इंपोर्टर या एक्सपोर्टर के लिए बहुत जरूरी है। एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म, दिस इज बेसिक। एनी मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन अगर आज करते हैं तो कैश होता है। अगर आज T+1 मतलब नेक्स्ट वर्किंग डे के लिए करेंगे तो वो टर्म हो जाएगा। अगर आप T+2 मतलब सेकेंड वर्किंग डे के लिए करेगा तो एक स्पॉट ट्रांजेक्शन हो जाएगा। और एनी ट्रांजेक्शन बियॉन्ड स्पॉट मतलब स्पॉट T+2 के बाद का कोई भी दिन होगा तो वो फॉरवर्ड हो जाएगा। जो मैंने बोला था कुछ समय पहले, हेजिंग क्यों करना है? हेजिंग मतलब बेसिकली आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं अगेंस्ट द मूवमेंट इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। हेजिंग इज टू मिनिमाइज रिस्क, आपका रिस्क कम करने का आप काम कर रहे हो उधर। आपका इट इज अ काइंड ऑफ इंश्योरेंस ओनली। अगर आप कैसा आप अपने कैश फ्लोज को फिक्स कर देते हैं, आप स्टेबलाइज कर पाते हैं इससे। ये तो एक बेसिक ही है कि कैसा करना। आपका एक्सपोजर पहले देख लीजिए कितना है, देन यू मेक अ रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी। रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी आपकी बन गई तो आपका बजट क्या, आपके टारगेट, आपके गोल्स क्या ऑर्गेनाइजेशन के, वो देख लेने। फिर एक हेजिंग स्ट्रेटेजी बनानी, और हेजिंग स्ट्रेटेजी के हिसाब से आपको चेक करना है कि कैसा है आपको एक्सपोजर्स, कितना कवर हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर कवर हो रहा है तो वेल एंड गुड, अगर कवर नहीं हो रहा है तो फिर आपको फिर से आप रीप्लान करना पड़ेगा आपकी स्ट्रेटेजी। The simplest way to
do hedging is a forward contract. A forward contract is just a contract to buy or sell a specified amount of currency on a specified future date at a specified price. मतलब बेसिकली आप अगर एक एक्सपोर्टर हूँ और मुझे 6 महीने बाद का मुझे पता है मुझे डॉलर्स आने वाले $2 लाख, तो फिर मेरे पास अभी एक्सपोर्टर हूँ तो मैं सेल करूंगा डॉलर, तो सेल हो गया आपका, करेंसी हो गया आपका US डॉलर, 2 लाख आपकी अमाउंट हो गई, और स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट आपका 6 महीने के बाद का जो डेट है वो होगा, और आज के हिसाब से जो प्राइस है वो आपका प्राइस फिक्स हो जाएगा। तो 6 महीने के बाद मार्केट कहीं पे भी रहे, आपको 6 महीने के बाद क्रेडिट उसी अमाउंट से मिल जाएगा। ये बहुत सिंपल सा है, सबसे सिंपल है, और ये बेस्ट वे है हेजिंग करने का किसी भी एक्सपोर्टर या इंपोर्टर के लिए। ऑप्शन इज अनदर टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें कैसा है, एक राइट आता है, ऑब्लिगेशन नहीं आता है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है कंपेयर टू, आई डोंट थिंक इट विल बी वाइज टू डिस्कस ज्यादा इसके बारे में। मेनली अपने लिए फॉरवर्ड ही काफी है, जब आप डिटेल में जब करेंगे बाद में तो भी इसके बारे में बात कर सकते हैं। देखिए फॉरवर्ड और ऑप्शन के बीच का ये डिफरेंस है। फॉरवर्ड ऑप्शन के बीच का डिफरेंस है, लेकिन ये क्या, अगर आप देखेंगे तो फॉरवर्ड में आपका अमाउंट और ये सब फिक्स हो जाता है, लेकिन आपको प्रीमियम जो है आज ही भरना पड़ता है। लेकिन ऑप्शन में है, सॉरी, ऑप्शन के केस में आपको प्रीमियम हैज टू बी पेड अपफ्रंट, मतलब आज के दिन में। फॉरवर्ड के केस में आपको अगर इंपोर्टर है तो आपको फॉरवर्ड 6 महीने के बाद का, तो 6 महीने के बाद का भरना पड़ेगा। और फॉरवर्ड तो एकदम सिंपल होता है, ऑप्शन में काफी कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, उसका कैलकुलेशन भी अलग सा होता है। एक्सपोर्ट फाइनेंस, अगर आप देखेंगे एक्सपोर्ट क्रेडिट और मर्चेंडाइज ट्रेड जो इंडिया का हुआ, इसके पूरे फिगर्स दिखाई दे रहे हैं इसमें अप टू December 21। कैसा मूव हुआ है, अप्रैल दिसंबर 19 में $125 बिलियन था अपना डेफिसिट, और अभी एक्सपोर्ट्स अपने बढ़े हैं $238 बिलियन से $299 बिलियन, और इंपोर्ट्स बढ़े हैं 364 से $443 बिलियन। एक्सपोर्ट फाइनेंस इज नेसेसरी, क्योंकि अगर आपको रॉ मटेरियल, कोई एक्सपोर्टर है उसे रॉ मटेरियल के कोई पैकिंग कुछ भी परचेस करना है तो अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस जरूरी है, तो इसके लिए एक्सपोर्ट क्रेडिट दिया जाता है, और इसमें ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में भी आता है, और इसका रेट जो है डोमेस्टिक क्रेडिट के हिसाब से काफी कम है। इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम एक्सटेंड हो गया है 31 मार्च 2024। आगे की स्लाइड में ये भी बता दूंगा। एक्सपोर्ट फाइनेंस का 2 होते हैं, एक तो ईपीसी होता है, पीसीएफसी। अगर आपका रुपी में, इंडियन रुपीज में अगर एक्सपोर्ट फाइनेंस लेते हैं तो ईपीसी हो जाएगा, और अगर आप फॉरेन करेंसी में लेंगे तो पीसीएफसी हो जाएगा। ये प्री शिपमेंट के लिए है बेसिकली। प्री शिपमेंट का मतलब है शिपमेंट, आपका गुड्स का शिपमेंट होने के पहले का फाइनेंस है, और ये वाले स्लाइड में आपको दिखेगा पोस्ट शिपमेंट। इसमें ईबीआर होता है और पीएससी और परचेज डिस्काउंटिंग इन रुपी। जैसे आपका एक्सपोर्टर का रिक्वायरमेंट है वैसे आप दोनों कर सकते हैं, इसमें कोई तो सुनाई दे रहा है? जी सर, आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है। आ रही है। तन्या सर, मुझे खाली आपसे रिक्वेस्ट ये था कि थोड़ा इसको एलिब्रेट करते जाएं, अगर तो जैसे इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन, प्री शिपमेंट, पोस्ट शिपमेंट के बारे में थोड़ा डिटेल्स में। डेफिनेटली हम इसके लिए अलग से सेमिनार आपके साथ में करेंगे एसबीआई के साथ में, जहां फुल फ्लेज आपकी पूरी टीम होगी और हम पूरा प्रोसेस को एक्सप्लेन कर सके। लेकिन चूंकि मेंबर्स के जो यहाँ पे क्वेश्चंस हमको समझ में आ रहे हैं, तो उसमें है कि थोड़ा सा अगर उनको एलिब्रेट कर देंगे तो इजी होगा समझने के लिए। ठीक है सर, अभी ये टेबल मैंने इसके लिए जानबूझ के रखा है। अपना एक्सपोर्ट फाइनेंस का ईपीसी का अगर टी बिल्डिंग फाइनेंसिंग रहे तो इसका कार्ड रेट जो है 6.25% है, और अपना इंटरेस्ट सबवेंशन एमएसएमई के लिए अभी 3% है, नॉन एमएसएमई के लिए है 2%। करेक्ट? तो अभी कैसा कार्ड रेट है, एमएसएमई अगर करेगा तो इसे 3.25% इंटरेस्ट लगेगा, और नॉन एमएसएमई को 4.25 लगेगा। ये एक बात होगी। लेकिन एक्सपोर्टर अगर फॉरवर्ड बुक करता है तो बेसिकली उसे 4% प्रीमियम रिसीव होता है।
तो अगर आप 4% इसमें जोड़ देंगे या इससे कम कर देंगे तो आपको आइडिया आ जाएगी कि फॉर एमएसएमई के लिए 0.75 नेगेटिव इंटरेस्ट रेट है और अदर्स के लिए 0.25। तो कहने का मतलब कैसा है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पे मैं आ जाता हूँ वापस। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर एक्सपोर्टर ये आपको प्रीमियम भी रिसीव करेगा और आपका टोटल कॉस्ट जो है वो निगेटिव हो जाएगा। अभी आप इसके बारे में बोल रहे थे ना, एक्सपोर्ट क्रेडिट के बारे में, ये तो ठीक है। एक्सपोर्ट क्रेडिट में और है कि ईसीजीसी गारंटी भी रहेगा आपको, इंटर सिक्योराइजेशन का तो मैं बोल चुका हूँ, और ड्यूटी ड्रॉबैक भी है इसमें। सर आपको ईपीसी के बारे में जानना है कि पीसीएफसी? क्योंकि पीसीएफसी में तो सब मेंशन नहीं रहेगा, मुझे सब थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। देखिए पीसीएफसी जो होता है फॉरेन करेंसी वाला होता है, प्री शिपमेंट क्रेडिट। ये अपन 4 करेंसी में देते हैं, यूएस डॉलर में देते हैं, यूरो में देते हैं, जीबीपी में देते हैं, मतलब पाउंड्स में, और जेपीवाई जैपनीज येन में। इसमें जो इंटरेस्ट रेट है ऑल्टरनेट रेफरेंस रेट होता है। ऑल्टरनेट रेफरेंस रेट ये रफली अराउंड 1% रहेगा, 1.5% है मुझे लगता है 6 मंथ्स के लिए। तो 1.5% प्लस 200 मतलब 3.5% में इसमें आपको मिलेगा, फॉरेन करेंसी में आपको फाइनेंस मिलेगा बेसिकली 3.5%। और इसमें लेकिन आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक नहीं कर सकते, ये सिर्फ यूटिलाइजेशन के लिए है। लेकिन अगर आप रुपी वाले में आएंगे, रुपी वाले का जो टेबल मैंने आपको बता दिया है, इसमें इंटरेस्ट सबवेंशन लागू रहेगा, क्योंकि पीसीएफसी में इंटरेस्ट सबवेंशन लागू नहीं रहता, ईपीसी में लागू रहता है। एमएसएमई के लिए 3%, नॉन एमएसएमई के लिए 2%। और सिमिलरली सर पोस्ट शिपमेंट भी आप देखेंगे तो वही बात हो जाएगी। अगर रुपी में करेंगे तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक कर सकते हैं फॉर कन्वर्जन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स, उसी में सेम थिंग आपको आप प्रीमियम रिसीव करके आप इसमें आपका इंटरेस्ट रेट कम करा सकते हैं। दोनों में सर इंटरेस्ट रेट सेम ही रहता है, मतलब आप रुपी के लिए जो लेंगे ईपीसी के लिए वही आपको पीएससी में लागू रहेगा, और जो पीसीएफसी में रहेंगे फॉरेन करेंसी वाला वही आपको ईबीआर फॉरेन करेंसी में रहेगा। ईबीआर जो फॉरेन करेंसी का होता है प्री डिस्काउंटिंग, वो भी यूएसडी, यूरो, जीबीपी, जेपीवाई 4 करेंसीज में होता है। अभी सर एफसीएनबी लोन्स का एक कंसेप्ट होता है, एफसीएनबी डिमांड लोन, एफसीएनबी टर्म लोन। इसमें क्या है सर, आपका अगर एग्जिस्टिंग लोन है, टर्म लोन है या तो फिर सीसी लिमिट है, और आपका रुपी में इंटरेस्ट रेट, ये एक्सपोर्ट क्रेडिट वाला नहीं है, ये आपका नॉर्मल कोई भी टर्म लोन है, कोई भी टर्म लोन रहे जैसे आपके लिए मशीनरी के लिए लिया है, किसी चीज के लिए, आपका रुपी लोन जो है उसका इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, तो आप इसको फॉरेन करेंसी में फॉरेन करेंसी लोन में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉरेन करेंसी लोन में अगर आप कन्वर्ट करोगे और आपका इंटरेस्ट अगर बैठ जा रहा है उस टर्म में, मतलब 3 महीने, 6 महीने या 1 साल, तो आपका इसमें इंटरेस्ट सेविंग होता है, इंटरेस्ट रेट कम होता है। अगर एक्सपोर्टर कोई लेता है तो उसे हेजिंग नहीं करना पड़ता, उसे फॉरवर्ड बुक नहीं करना पड़ता। और एक्सपोर्टर नहीं रहता है तो उसे हेजिंग मैंडेटरी, हेजिंग मतलब उसे फॉरवर्ड बुक करना पड़ेगा पेमेंट्स को कवर करने के लिए। इसमें नॉर्मली जो कर है सर, टर्म लोन्स कन्वर्ट किए जाते हैं, और ये काफी पॉपुलर प्रोडक्ट है, क्योंकि उसमें आधा से 1% इंटरेस्ट आपका कम हो जाता है। ये हर 1 साल पे आपको रोल ओवर करना पड़ता है। बेनिफिट्स लिखे वही बात है, लोअर कॉस्टिंग ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज, वो तो बताए। कंप्लीट हेजिंग ऑफ फॉरेस्ट रिस्क थ्रू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब कैसा, आपको जो डॉलर आपको रीपे करने हैं उसका आप फॉरवर्ड पहले ही बुक कर देते, तो मार्केट कहीं पे भी चला जाए 3 महीने 6 महीने बाद तो आप सेफ हो। और अगर आप एक्सपोर्टर है तो आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर ये एक जेम्स एंड ज्वेलरी के डायमंड कस्टमर्स के लिए एक अकाउंट है, डायमंड डॉलर अकाउंट। ये आप कोई भी फर्म एंटिटी को दे सकते हैं जो रफ कट या पॉलिश डायमंड्स या मेटल ज्वेलरी में डील कर रहा हो। इसके 2-3 कंडीशन है सिर्फ। इसका 2 साल कम से कम इंपोर्ट एक्सपोर्ट होना चाहिए, और पहले प्रीवियस 3 जो लाइसेंसिंग ईयर है उसमें एवरेज एनुअल टर्नओवर मिनिमम 3 करोड़ रुपए चाहिए। ये करंट अकाउंट ही है, इसमें इंटरेस्ट कुछ मिलेगा नहीं, और ये यूएस डॉलर में ही मेंटेन होता है। कोई भी कंपनी मैक्सिमम 5 डीडीए खोल सकती है, लेकिन कोई भी कस्टमर जिसके पास ईएफसी अकाउंट छोड़ के दूसरा भी फॉरेन करेंसी अकाउंट रहे वो एलिजिबल नहीं रहेगा। तो इंट्रा अकाउंट ट्रांसफर मतलब 2-2 अगर डायमंड डॉलर अकाउंट्स है तो उसमें से फंड्स ट्रांसफर नहीं किए जा सकते। अभी इस पे क्रेडिट और डेबिट का भी, हेलो हाँ सर बोलिए बोलिए, आपकी आवाज बराबर आ रही है। क्रेडिट्स और डेबिट्स इसमें कुछ अलाउड है कुछ नहीं है,
ठीक है, प्री शिपमेंट पोस्ट शिपमेंट जो भी आप फाइनेंस डॉलर में लेते हैं वो आप उसको क्रेडिट कर सकते हैं अकाउंट में। जो भी आपको एक्सपोर्ट प्रोसीड आता है ये भी आप क्रेडिट दे सकते हैं। और आपका लोकल सेल जो भी है जो यूएस डॉलर में आता है डायमंड्स का, ये भी इसको आप क्रेडिट दे सकते हैं। और डेबिट्स की बात करें, जो भी आप इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट आप डायरेक्ट अकाउंट से कर सकते हैं, आप लोकल सोर्सेज से भी यहाँ से परचेस यूएसडी में कर सकते हैं। और रूपी अकाउंट को आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ईएफसी नॉर्मल अकाउंट में कैसे आप कन्वर्ट करके रूपी अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, सिमिलर टू दैट। बैंक के कुछ डिजिटल इनिशिएटिव्स है फॉरेक्स और ट्रेड रिलेटेड, इसके बारे में ब्रीफ में बताता हूँ। अभी एक योनो बिजनेस है हमारा, एक प्लेटफॉर्म जो डेवलपमेंट में है। इसमें 5 मॉड्यूल्स रहेंगे। सीआईएनबी मतलब अपना कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग, जो अपना एक अलग पोर्टल था उसको योनो बिजनेस में जोड़ दिया गया है। कैश मैनेजमेंट प्रोडक्ट, एक ट्रेजरी प्रोडक्ट है, ये अपना कैश पेमेंट मैनेजमेंट सोल्यूशन है। अपने फॉरेक्स में 2 चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, एक तो ई फॉरेक्स और ई ट्रेड। ई फॉरेक्स मतलब यूएसडी, यूरो और जीबीपी, ये 3 करेंसी के लिए अगर कस्टमर को रेट लेना है तो वो रेट यहाँ से बुक कर सकता है। और ई ट्रेड मतलब कोई जो भी ट्रेड ट्रांजेक्शन है आपके, एलसी ओपनिंग, कुछ पेमेंट है, कुछ भी, उसके लिए आप ऑनलाइन या डॉक्यूमेंट्स आपके लॉन्च कर सकते हैं। ई फॉरेक्स के बारे में नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा सा बताया गया है, बताता हूँ। ई फॉरेक्स जो है ये इंटरनेट बैंकिंग से ही इसका एक्सेस रहता है। इसके करेंसीज है यूएसडी, यूरो, जीबीपी। यूरो, यूएसडी, यूरो मतलब वो ये 3 है। मिनिमम $20,000 का आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इसमें एक कंडीशन है, मिनिमम जो आपका टर्नओवर है फॉरेक्स का अक्रॉस ऑल बैंक्स, ये 20 करोड़ चाहिए। इसके सिवा एफएक्स रिटेल नाम का भी है, सीसीआईएल का, आरबीआई का एक प्लेटफॉर्म है। इसमें भी आप कस्टमर का यूएस डॉलर का रेट ले सकते हैं। इसमें लेकिन ट्रांजैक्शन साइज का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप $1 का भी रेट ले सकते हो। और इसमें एलिजिबिलिटी जो है, जैसे ई फॉरेक्स में 20 करोड़ का फॉरेक्स टर्नओवर चाहिए, इसमें कुछ नहीं है। इसमें कोई भी कस्टमर जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, जिसका रेमिटेंस है, तो ये प्लेटफॉर्म से दिया जा सकता है। ये जो एफएक्स रिटेल है, रिटेल कस्टमर को भी, रिटेल मतलब इंडिविजुअल कस्टमर्स को भी दिया जाता है। चलिए, थैंक यू। थैंक यू राजीव जी। ऑडियंस में अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप हमारे Q&A में आप प्रश्न अपने रख सकते हैं। राजीव जी, जो हमें प्रश्न 1-2 मिले हैं, मैं आपसे पहले स्टार्ट करना चाहूंगा कि इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम्स का बेनिफिट्स लेने के लिए मेंबर्स को एसबीआई ने कोई ऐसे डेडिकेटेड ब्रांचेस हैं जहां पे अप्रोच करना होता है, या सारे ब्रांचेस से जो है इसके एप्लीकेशंस किए जा सकते हैं किसी भी ब्रांच में जहां पे उनके अकाउंट्स हो? सर, फॉरेक्स एनेबल्ड ब्रांच होनी चाहिए जहाँ पे एक्सपोर्ट क्रेडिट दिया जाता है। तो सारे छोटे शहरों में भी है या बॉम्बे जैसे सिटीज में? डेफिनेटली हमें पता है डायमंड डेयर जो यहाँ बैठे हैं उनको। नहीं सर, बॉम्बे में तो रहेगा ही रहेगा। अगर आप मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो भोपाल, इंदौर में रहेगा, भोपाल में रहेगा, जबलपुर में है, ग्वालियर में है, देवास में है, देवास में भी है फॉरेक्स ब्रांच। तो मेजर जो बड़े सेंटर्स हैं, बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मतलब वहां पे यस, छत्तीसगढ़ रहेगा तो रायपुर, बिलासपुर, भिलाई। सर, इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम का बेनिफिट्स लेने के लिए उनको मिनिमम क्या कॉम्प्लायंसेस करनी पड़ेगी मेंबर्स को, जो एक्सपोर्टर मेंबर्स हैं? एमएसएमई रजिस्ट्रेशन सर, अगर एमएसएमई है तो उनका उद्यम रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। यस यस यस। और कुछ जो आइटम्स है, जैसे टेलीकॉम सेक्टर के कुछ कस्टमर्स है, उनको ऐसे निकाल दिया गया है लिस्ट से, तो दे विल नॉट बी एलिजिबल। बाकी ऑल जो सेक्टर्स है, आरबीआई का रिसेंट जो सर्कुलर आया उसमें ऑल जो प्रोडक्ट कोड्स है, आई थिंक 481 या कुछ है, उसमें सभी एलिजिबल है। आपको रजिस्ट्रेशन ही करना है, बाकी ऐसा कुछ नहीं। और आपको एक्सपोर्ट फाइनेंस, एक्सपोर्ट क्रेडिट उठाना पड़ेगा, ईपीसी जो है रुपये वाला क्रेडिट बैंक से। तो सर, इसके लिए जो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम जो अलग अलग क्लासिफिकेशन एमएसएमई मंत्रालय ने किया है, हाँ। तो ये सारे कैटेगरीज के लोग इस बेनिफिट्स को लेने के लिए एलिजिबल होंगे? यस सर, यस सर। एक्सपोर्टर अगर बहुत छोटा भी रहे तो भी वो एलिजिबल है। मतलब इस पे कुछ ये नहीं है कि आप 5 करोड़ का कर रहे हैं या 2 करोड़ का कर रहे हैं। अगर आपका 10 लाख का भी एक्सपोर्ट है तो भी आप एमएसएमई हो तो आप कर सकते हो, आपको सबवेंशन मिलेगा। कोई ये नहीं है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सर, एक्सपोर्टर्स को जो है करेंसी फ्लक्चुएशन जो आप हेजिंग के बारे में बता रहे थे, उससे एसबीआई कैसे प्रोटेक्ट करती है एक्सपोर्टर्स को, या उसके लिए ईसीजीसी के द्वारा ही उनको केवल इंश्योरेंस कवरेज मिलता है,
या एसबीआई भी किसी तरह से प्रोटेक्ट करती है उनको? सर देखिए ईसीजीसी कवर जो है वो तो है ही, लेकिन हम हमारे सभी एक्सपोर्टर्स को बोलते हैं कि वो अपना फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक करे मार्केट का व्यू लेके। देखिए अगर मार्केट का अगर देखेंगे कितना मूव हो गया है, तो इस हिसाब से अगर एक्सपोर्टर ने अगर इसका अगर ये लेवल पे बुक किया होगा और 6 महीने, देखिए अभी ये लेवल कौन सा है, 7650 अभी का लेवल चल रहा है, और 6 महीने के बाद का उसका पैसा आने वाला है। सर जो अभी जो यूक्रेन और रसिया का जो वार का जो पीरियड है, अगर एक्सपोर्ट्स या इंपोर्ट पेमेंट ट्रांसफर यूएसएसआर रसिया के लिए होता है, तो उसमें कोई चैलेंजेस अभी आ रहे हैं एसबीआई के लेवल पे? सर रशिया का तो पेमेंट में तो चैलेंजेस है ही सर, क्योंकि कैसे काफी एंटी सैंक्शन ही हो गए, तो मतलब रशिया की गवर्नमेंट एंट्रीज भी, रशिया के बैंक्स भी, तो रशिया का जो पेमेंट जा रहे हैं वो काफी रिस्ट्रिक्ट हो गए। अपना रशिया से मेनली क्या होता है कि गवर्नमेंट का काफी पेमेंट था, अपना ट्रेड कम है रशिया से, मतलब बाकी यूरोपियन कंट्रीज के हिसाब से अपना, लेकिन जो इंपोर्ट पेमेंट है काफी रुक गया है रशिया को। सर एग्जैक्टली जो हमारे यहाँ जो डायमंड इंपोर्ट है हमारे स्पेसिफिक हमारे ट्रेड के हिसाब से, यस वहाँ पे काफी यस डायमंड का वहां होता है। इस संदर्भ में हम जानना चाह रहे थे कि एसबीआई की कोई ऐसी पॉलिसी या कोई ऐसा डेलिब्रेशन चल रहा है? हाँ सर, एक्चुअली डिस्कशन चल रहा है इसमें कैसे हाउ टू वर्क इट, मतलब अल्रोजा का पेमेंट आप बोल रहे हो ना? हाँ सर। हाँ उसमें सर डिस्कशन चल रहा है कि कैसा वर्क अराउंड इसका करना है, क्योंकि कैसा आपका काफी पेमेंट, आप लोगों का पूरा पेमेंट अटक गया इस चक्कर में। तो सर इसमें कब तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बैंक्स कुछ ऐसे पॉलिसी डिसीजंस लेके आ पाएगी, या अभी लंबा खींच सकता है, कैसे है? सर एक्चुअली आरबीआई फाइनेंस मिनिस्ट्री सबसे डिस्कशन चल ही रहा है, इसी के लिए सॉर्ट आउट तो हो जाना चाहिए विद इन अ मंथ्स टाइम, क्योंकि काफी पेमेंट अटके हुए लोगों के। सर एक प्रश्न हमारा जो पोर्टल पे आया हुआ है और भी, हाउ कैन बी कनेक्ट टू एसबीआई टीम फॉर एक्सपोर्ट क्रेडिट? आपकी टीम से कैसे संपर्क करें एक्सपोर्ट क्रेडिट के लिए, मेंबर्स हमारे पूछ रहे हैं। हाँ, एक मिनट सर, आप माइंड कर रहे हैं? कॉन्टैक्ट डिटेल्स सर आप बोल रहे हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स सर आपको मेल कर देंगे ना आपको सबको। ठीक है सर, तो जो हमारे मेंबर्स हैं मैं मेंबर्स को बता दूं कि एसबीआई की जो टीम यहाँ हमारे पोर्टल पे है, इनसे जैसे डिटेल्स हमें मिल जाएंगे हम आप सबको कंसर्न ऑफिसर्स के डिटेल्स और ब्रांच के साथ में आपको शेयर कर देंगे, जिससे आप उन्हें अप्रोच कर सकें। ठीक है सर। यस मेंबर से हमारा अनुरोध है कि जैसा तनय सर ने बताया कि आपको ये बेनिफिट्स लेने के लिए इंटरेस्ट सबवेंशंस या इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन जिसको कहते हैं, आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। तो मेंबर्स जिन्होंने उद्यम रजिस्ट्रेशन ना करवाए हों, तो उन सबसे हमारा आग्रह है कि आप अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन करवा लें, और जिससे इन बेनिफिट्स को आप अवेल कर सकें। तो सर मेरा एक क्वेश्चन है तनय सर, am I audible? हाँ यस मैडम। So this is regarding a UN number. Our members were trying to register for the interest pension form, and maximum people are facing this problem of UN number. They are not able to get it for gem and jewelry sector. What should be the next step they should be taking into? Actually, this is the first time, madam, I'm hearing such a problem, because it normally doesn't happen. Can you share me afterwards some example what has happened? Sure, sir. We'll be doing that. Because this is normally doesn't happen normally. Registration takes place easily. Because there is nothing such as gem and jewelry को मिलेगा नहीं, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। सबवेंशन तो सभी को मिलता है। UN number, sir, जो हाँ नहीं मैं समझा वो, बट हाँ। तो
नेक्स्ट क्वेश्चन है उनका कि कंट्री ऑफ एक्सपोर्ट जो मेंशन किया गया है फॉर्म में, तो वहां पे चॉइस सिर्फ ऑप्शन एक ही कंट्री ऑफ एक्सपोर्ट, कोई एक कंट्री ऑफ एक्सपोर्ट का हम पिकअप कर सकते हैं, लेकिन काफी मेंबर्स की ये क्वेरी थी कि हम तो पैन इंडिया पैन वर्ल्ड लेवल पे हम करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक ही कंट्री को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हो सकता है कि मोर देन वन कंट्रीज है. So like in that case, is there any option that we can choose more than one country? हाँ, more than one country आप चूज कर सकते हैं मेरे हिसाब से. देखिए लोगों को चैलेंजेस आ रहे हैं नंबर ऑफ कंट्रीज सिलेक्ट करने के लिए, तो एक बार अगर आप अपने पोर्टल पे या अपनी टीम से इस बार को देख लें और सब कुछ क्लैरिफिकेशन हो, तो हम मेंबर्स को कम्युनिकेट कर सकें कि आपको एग्जैक्टली फर्स्ट ऑप्शन की जगह पे किस ऑप्शंस के लिए जाना है. ठीक है. एक्चुअली सर ये कैसा है, दिस इज पोर्टल, हम अपना बैंक का डायरेक्ट पोर्टल है नहीं, लेकिन फीडबैक पास ऑन कर देंगे हम डिपार्टमेंट को. ओके सर, तो जहां तक हमारे पास में जो प्रश्न आए थे मेंबर्स से, हमने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया. जो मेंबर्स के और भी कोई अगर डाउट्स हैं तो आप हमें सीधे ईमेल लिख सकते हैं. मैं ईमेल आईडी बनाली आप शेयर करो, मैं ये पोर्टल पे ईमेल आईडी शेयर कर रहा हूं. अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो जो ऑन द स्पॉट आप नहीं हमसे कर पा रहे हैं, क्योंकि कुछ टेक्निकल वजह से काफी लोग बहुत लेट से ज्वाइन हो पाए हैं, अभी भी लोग ज्वाइन हो ही रहे हैं. तमाम चैलेंजेस आ रहे थे लोगों को ज्वाइन करने के लिए. कुछ टेक्निकल इश्यूज आज मुझे लगता है यहाँ पे है, या कहाँ से प्रॉब्लम्स आ रहे थे जो कि हमारी समझ से बाहर है. लेकिन जब हमने वेबिनार शुरू किया तभी से काफी मुझे मैसेजेस और लोगों के कॉन्टेक्ट्स आए हैं कि वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे. तो उन सभी के लिए जो लेटर स्टेज में ज्वाइन हुए हैं या जो अभी ज्वाइन हो भी रहे हैं, आप सबसे आग्रह है कि आप जो है अपने डिटेल्स आपने डेफिनेटली हमारे पोर्टल पे सबमिट किया होगा. हम सर का जो प्रेजेंटेशन है और उसके अलावा जो कांटेक्ट डिटेल्स एसबीआई का हमें प्राप्त होगा, वो डिटेल्स हम आप सबसे शेयर करेंगे, जिससे आप अपने फाइनेंस रिलेटेड इश्यूज के लिए आप निश्चित तौर पे उनको अप्रोच कर सकें. तन्या सर, एक और भी हमारा छोटा सा रिक्वेस्ट था कि मेटल्स के बारे में, गोल्ड मेटल्स लोन्स के बारे में भी निश्चित तौर पे अगर आप कुछ यहाँ पे लाइट थ्रो कर सके तो अच्छी बात होगी. अन्यथा हम दूसरे वेबिनार में जिसमें खाली हम एसबीआई के साथ में एक डेडिकेटेड वेबिनार करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपके हैं, काफी कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन हैं जो आज टेक्निकल कारणों से लोग नहीं सुन पाए हैं. बीच बीच में डिस्टरबेंस आ रही थी. कमलेश सर भी जब ज्वाइन किए थे तभी भी, और जब एमएसएमई के असिस्टेंट डायरेक्टर सर स्पीच दे रहे थे उस वक्त भी थोड़ी चैलेंजेस आ रही थी. लोग करेक्ट नहीं हो पा रहे थे और बातें सुन नहीं पा रहे थे. तो मैं चाहूंगा कि वो जो चीजें लैप्स हो गई हैं और जो इंडस्ट्री का जो थर्स्ट एरिया है, वो चीज हम इस पोर्टल के माध्यम से उन तक पहुंचा सके. तो जल्दी ही हम आपसे संपर्क करेंगे और एसबीआई के हेल्प से निश्चित तौर पे हम एक डेडिकेटेड आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, खास करके जो एक्सपोर्टर्स कम्युनिटी हमारी है, उनके लिए आप पूरा कंप्लीट एक अपनी तरफ से एक प्रेजेंटेशन दें, और जिससे कि इजीली लोग अप्रोच हो सके. जिससे कि हमारे ट्रेड की फाइनेंस इस वक्त सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट्स है, और एसबीआई से हमारी काफी एक्सपेक्टेशंस है, बीइंग नेशनलाइज्ड बिगेस्ट बैंक इन इंडिया, और जिस ढंग से उनके वर्ल्ड वाइड ब्रांचेस है, जिस तरह से आपने रीच अपना बताया, तो हमारे लिए एक बेटर सॉल्यूशंस हो सकता है. तो आपके माध्यम से मैं इस चीज को अपनी अपील को आपके टॉप लेवल तक पहुंचाना चाहूंगा कि हमारी जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर के लिए स्पेसिफिक प्रोडक्ट प्लस स्पेसिफिक प्रेजेंटेशन लेके अगर आप आए, तो अगली बार हम कुछ विशेष रूप से हमारे लार्जर क्राउड के साथ में हम इस चीज को करना चाहेंगे, जिससे हमारे लोग लाभान्वित हो सके. तो मैं एक बार फिर से, तन्मय सर आप कुछ करना चाहेंगे? नहीं सर, मैं धन्यवाद बोलना चाहूंगा आपको, अपॉर्चुनिटी आपने दिया प्रेजेंटेशन देने के लिए. थैंक यू राजीव जी. और मैं एक बार फिर से इस आयोजन के लिए हमारे जो एमएसएमई के नीलेश त्रिवेदी जी हैं, आपका, और तनय राजीव सर जी आपका भी, और आपकी टीम जो साथ में जुड़ी हुई है, उन सभी लोगों के साथ कमलेश शर्मा जी का मैं जीजेपीसी की तरफ से आभार मानते हुए, मैं मिथिलेश पांडे, हमारी कलीग मिनाली, अब आप सबसे विदा लेते हैं. और मेंबर्स जो यहाँ पे जुड़े और पेशेंटली आपने पूरे इस प्रेजेंटेशंस को देखा, हमें इस बात का खेद है, हम आपसे क्षमा चाहते हैं कि टेक्निकल कारणों की वजह से आप लोग विलंब से ज्वाइन कर पाए. काफी लोग बीच बीच में ज्वाइन होकर डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं.
तो कुछ तकनीकी वजह से निश्चित तौर पे हम जो कम्युनिकेट करना चाह रहे थे फुल्ली कम्युनिकेट आप तक नहीं हो पाया होगा, ऐसा मेरा मानना है। और तो हम इसकी रिकॉर्डिंग जो अवेलेबल है जहां तक उसको हमारी यूट्यूब चैनल पे आपके लिए अवेलेबल करवाएंगे। और अगले वेबिनार में जिसमें कि बैंकिंग को लेकर के हम फुल्ली कंप्लीट एक प्रेजेंटेशन आपके लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए आप सबका मैं फिर से आभार मानते हुए जीजेपीसी की तरफ से, हमारे कन्वीनर मनीष जीवानी जी की तरफ से हम सबसे विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच।